नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कीर्ति। दर्शकों, महिलाएं हमारे समाज का एक ऐसा स्तंभ है जिनके बिना समाज की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। महिलाएं अपने जीवन में कई रूप निभाती हैं, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, बहू के रूप में, दोस्त के रूप में, शिक्षक के रूप में। लेकिन क्या महिलाओं को उन्हें उनका अधिकार मिलता है? आज भी पुरुषों की बराबरी करने के लिए महिलाएं संघर्ष कर रही हैं। अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने अधिकार के लिए सबसे पहले अमेरिका में महिलाओं ने अपनी आवाज़ बुलंद की, जिसके बाद उन्हें वोटिंग का अधिकार मिला और उस दिन को हम लोग महिला समानता दिवस के रूप में मनाने लगे। लेकिन क्या आज भी वर्तमान में जो हालात हैं उसमें महिलाओं को उनका अधिकार मिला है? क्या आज भी वो पुरुषों की बराबरी कर पा रही हैं? इन्हीं सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ हैं रेशमा जी, जो कि एक समाज सेवी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में इन्होंने बहुत काम किया है। थैंक यू। कानूनी मामलों की जानकार आकांक्षा अनिल जी, आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। रेशमा जी, आखिर क्या उद्देश्य है महिला समानता दिवस मनाने का और इसके पीछे इतिहास क्या है? थैंक यू कीर्ति जी। महिला समानता दिवस 1971 से मनाया जाने लगा। जैसा कि आपने कहा कि अमेरिका में जब महिलाओं को पहले वोट देने का अधिकार नहीं था, सिर्फ वहाँ के पुरुष थे जो कि वोट दे सकते थे, तो 19वें संशोधन के बाद वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो 19वां संशोधन हुआ और उसके बाद ये तय किया गया कि महिलाएं भी अब अमेरिका में वोट दे सकती हैं। तो 1971 से ये शुरू हुआ कि महिलाएं सब वोट देंगी और उसी दिन को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और 1973 से पूरे विश्व में इस दिन को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। और ख़ास करके ये महत्व रखता है क्योंकि इस समानता दिवस के अवसर पे हम बातचीत करते हैं या इसको समानता दिवस के रूप में मनाए जाने का यही उद्देश्य है कि हर महिला को जो है वो राजनीतिक, सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से बराबरी का अधिकार हमारे पूरे समाज में मिल सके। तो उसी सोच के साथ इसको समानता दिवस के रूप में हम मानते हैं। आकांक्षा जी, कानून ने महिलाओं को कई तरह के अधिकार दिए हैं। वोटिंग का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, समान कार्य के लिए एक समान वेतन का अधिकार है। लेकिन बावजूद इसके हमारा समाज वो अधिकार महिलाओं को देना नहीं चाहता। जी बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ कि कानून बहुत बनाए गए हैं जी। जिस भी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है उसके लिए एक कानून कहीं ना कहीं बना हुआ है, लेकिन जब तक एज अ सोसाइटी, एक समाज के तौर पर हम उन कानूनों को वेलकम ना करें, हम उन चेंजेस को वेलकम ना करें, हम एक सोसाइटी की तरह फेल कर रहे हैं। जैसा कि आपने इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के बारे में मेंशन किया, ये एक्ट बहुत पहले से आया हुआ है, लेकिन आज भी अगर आप देखें तो मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो महिलाओं को रिक्रूट ही नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हें लगता है कि महिला को रिक्रूट करने का मतलब है कि एक बर्डन हो रहा है, हमारे ऊपर कहीं ना कहीं एक भार बन रहा है, हमें उसके लिए एक सेक्सुअल हरासमेंट सेल बनाना पड़ेगा, हमें उसके लिए सेफ्टी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जब तक हमारे मानसिकता ये नहीं चेंज करती, ये बदलाव नहीं आता कि हमें एम्ब्रेस करना चाहिए, बी इट अ मैन और अ वुमेन, हमें उसे इक्वली ट्रीट करना चाहिए, जो भी डिफरेंसेस हैं उसको एम्ब्रेस करते हुए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। समाज ने तो महिलाओं को कह दिया है कि हाँ, आपको ये अधिकार है, तो समाज में भी, कानून में भी, सभी जगह महिलाओं को अधिकार है, लेकिन उसकी आवाज़ जो है वो हम बुलंद नहीं कर पाते। कार्यालय में आवाज़ बुलंद कर लेते हैं, समाज में आवाज़ बुलंद कर लेते हैं, लेकिन हम अपने घर में ही पीछे रह जाते हैं। ऐसा क्यों? जी कृति जी, बात यह है कि कागजों पे अधिकार दे दिए गए हैं, जैसा आप कह रही हैं, और हम भी मानते हैं जी। कि कागजों पर तो अधिकार है, लेकिन हकीकत में देखें तो अभी भी उस तरीके से अधिकार जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। आप वर्तमान जो जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें देखें तो 146 देशों में भारत का 135वां स्थान है जी। तो आप समझ सकती हैं कि कहाँ हम पिछड़ रहे हैं। तो सिर्फ किताबों में या कागजों में अधिकार देने से नहीं होगा, उसको धरातल पे उतारने की पूरी प्रयास करनी पड़ेगी, चाहे वो आप स्कूल के माध्यम से करें या अन्य अवेयरनेस कार्यक्रम के माध्यम से करें। जैसे आज का उदाहरण ले लें, महिला समानता दिवस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कुछ एक महिलाएं होंगी जो जानती होंगी कि 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन कई महिलाएं होंगी जिनको आज भी ये पता नहीं होगा कि समानता दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है और उसका क्या मतलब है, क्या मायने हैं। तो जैसा आप कह रही हैं कि
जब कार्यालय तक महिलाएं पहुंचती हैं, जो महिलाएं पहुंच पाती हैं, उनकी कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग होती है, थोड़ी पढ़ी लिखी होती हैं, वो कानूनों को शायद थोड़ा जानती हैं, इसीलिए अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाती हैं। उनके साथ काम करने वाले पुरुष भी शायद उनको सहयोग करते हैं। पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि हमको इन सब चीज़ों पे बराबरी या समानता की जो बात है वो हमको अपने घर से, अपने समाज से शुरू करना है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि हर एक इंडिविजुअल कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार से आता है, और परिवार के अंदर अगर बराबरी की बात करें, चाहे वो भाई बहन हो या बेटे बेटियां हैं या पति पत्नी हैं, उन सब में बराबरी की बात करें तो मुझे लगता है कि जब वो व्यक्ति, चाहे वो मेल है या फीमेल, अपने घर से बाहर निकलता है तो जहाँ पर भी होगा वो बराबरी की बात करेगा और सामने वाले को समान अधिकार देने की बात सोचेगा भी। तो बिल्कुल हमको हर स्तर पे शुरुआत करने की ज़रूरत है, तभी जा कर के हम बराबरी की दृष्टिकोण से या अपने बराबर महिलाओं को भी देख पाएंगे। आकांक्षा जी, आज भी महिलाओं को अपने हक और अधिकार के लिए कानून का ही सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ बातों से नहीं होता, वो बोलती रहती हैं, कोई सुनता नहीं। तो कानून की लड़ाई जो है वो कब तक जारी रहेगी? कानून की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी मानसिकता ये नहीं चेंज होती कि अगर हमें पनिशमेंट नहीं मिल रहा तो हमें उसे वो अधिकार नहीं देना चाहिए। जब तक यहाँ से हमारा चेंज नहीं होता है कि हमें किसी कोर्ट को आकर के बोलना ना पड़े कि आपने एज अ ऑर्गेनाइजेशन आपने अपनी फीमेल एम्प्लॉय को इक्वल राइट्स क्यों नहीं दिए, आपने एज अ फैमिली अपने डॉटर इन लॉ या डॉटर को इक्वल राइट्स क्यों नहीं दिए, आपने उसे स्कूल क्यों नहीं भेजा पढ़ने को, आपने उसे कॉलेज क्यों नहीं भेजा पढ़ने को। तो ये जब तक हमारी मानसिकता चेंज नहीं होती है कि किसी बाहर वाले को आकर के दखल ना देना पड़े आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके घर में या किसी भी सिस्टम में, हमें खुद ये बदलाव लाना पड़ेगा कि बाहर वाले को किसी को इंट्रूड नहीं करना पड़े, बाहर के किसी को हमें बताना नहीं पड़े, हमें ये चेंज एम्ब्रेस करना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि कानून में भी थोड़ा बहुत संशोधन की आवश्यकता है? बिल्कुल बिल्कुल आवश्यकता है। अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे फीमेल्स को इक्वल नहीं ट्रीट किया जाता। जैसे आज भी मैरिटल रेप को हमारे देश में एज अ क्राइम नहीं माना गया है, आज भी हमारे देश में इक्वल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस नहीं दिया गया है। तो ये सारी चीज़ों पे अभी भी काम करना ज़रूरत है की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ कि जहाँ पे कानून बने हुए भी हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रहा है। तो कानून कितने भी बने रहें, जब तक उनका ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा वो कानून बस एक पेपर के में लिखे हुए ही रह जाते हैं, वो किसी काम के नहीं होते। तो इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है कि जो कुछ एरियाज़ में अभी भी कानून बनने चाहिए वो ज़रूरी है। जब हम लोग जागरूकता की बात करते हैं तो पुरुषों को भी जागरूक करते हैं, महिलाओं को भी जागरूक करते हैं, यहाँ भी हम लोग इक्वली ही जागरूक करते हैं कि आप भी महिलाओं के अधिकार को समझिए, और महिलाओं को भी कहा जाता है कि आप अपने अधिकार को समझिए। बावजूद इसके हम हमारे समाज में देखते हैं, घरों में देखते हैं कि जो महिला हैं, कई महिलाएं, मैं सभी महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ, कई महिलाएं ऐसी हैं जो वाकई नहीं चाहती कि वो महिला आगे बढ़े। तो जब महिला को नहीं समझेगी तो फिर कैसे बदलाव आएगा? कृति जी, इसके लिए बहुत ऐतिहासिक जो हमारे महिलाओं के साथ जो व्यवहार रहा है उसको देखने की ज़रूरत है। क्योंकि जो पितृसत्ता समाज है हमारा, वो किस तरीके से महिलाओं को बड़ा किया है, क्या उनको शिक्षा दीक्षा दी गई है। क्योंकि हर बार जब हम बात करते हैं तो जिसके हाथ में पावर होता है वो इसको एंजॉय करता है, और ज़्यादातर आप देखेंगे पावर को लोग नकारात्मक रूप से लेते हैं। तो जो आप जिस तरफ आपका इशारा है उस हिसाब से ये कि महिलाएं जो हैं अपने पावर में आती हैं तो वो भी वैसा ही व्यवहार करती हैं जैसा कि हम शायद पुरुषों को सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि महिलाएं कोई एलियन तो है नहीं, इसी समाज में बस रही हैं, पल बढ़ रही हैं, तो उन्होंने यहीं से शिक्षा लिया है कि जब मेरे पास पावर आएगा तो मैं इसको ऐसे ही यूज़ करूँगी। तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस को जितना ज़्यादा हम बढ़ाएंगे और अपॉर्चुनिटीज़ जितना ज़्यादा महिलाओं के लिए हम क्रिएट करेंगे, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर होगा। कि ये ना कहें कि भाई महिला के दुश्मन है, इस तरीके से हम ना खड़ा करके कहीं ना कहीं उनके जानकारियों को बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि महिलाएं अपने साथ जो भी महिला काम करती है या किसी भी संबंध में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए एक सुरक्षित और संरक्षण माहौल प्रदान करें उनके। अच्छा, एक तरफ हम इक्वालिटी की बात करते हैं, बिल्कुल, दूसरी तरफ हम खुद कहते हैं, हमारा समाज भी यही कहता है कि हम पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं। कोई नहीं कहता कि हम एक इक्वल समाज में रहते हैं या हम महिला प्रधान समाज में रहते हैं, हम पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं।
ये शब्द जो है पुरुष प्रधान समाज, ये कैसे बदला? देखिए, पितृसत्तात्मक जो हमारा पूरा देश रहा है, और कई देश, सिर्फ भारत नहीं, कई देश जो पितृसत्तात्मक उसमें रहा है, सोच के साथ बढ़ा हुआ है, तो उसमें जो है आज भी आप देख लीजिए कि अगर जमीन है तो किसके नाम से होगा, प्रॉपर्टी है तो किसके नाम से होगा। आप एक महिला 50 साल की भी होंगी तो उसका गार्जियन जो है या तो उसके पति होंगे या तो उसके बेटे होंगे जो अडल्ट हैं। खुद ब खुद वो महिला कभी भी आप अडल्ट महिला को भी बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो हमेशा से जो हमारे ऐतिहासिक, जैसा मैंने पहले कहा कि ऐतिहासिक जो संरचना हमारे यहाँ परिवार के लिए रहा है ना, अब जाकर के ये चीज़ें आई हैं कि घर की मुखिया के जगह पर महिला का नाम आने लगा है, अदरवाइज घर का मुखिया कौन है ना। तो यही सब चीज़ें जो हमेशा से हमारी लाइफ में रही है और वो हमारे लाइफ में इस तरीके से बस गई है कि हम उसी को एक्सेप्ट करके चलते हैं। हम जब युवाओं के साथ बातचीत करते हैं, कई स्कूलों में, कई कॉलेजों में जब बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। लड़की हैं, आप ये मत सोचिए कि आप किसी भी कारण से कमज़ोर हैं, है ना। तो आपको जब तक वो अपॉर्चुनिटी, हम उस दौर में हैं जहाँ की हमको महिला होने के नाते हमको प्रूव करना पड़ता है कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ ये समाज के लिए, परिवार के लिए बेहतर होगा। जब तक ये प्रूविंग वाला सिस्टम नहीं खत्म होगा हमारे समाज से, तब तक शायद महिलाओं को सेकेंडरी ही माना जाएगा। और सोसाइटी में चूंकि हमेशा से हम ये देखते आए हैं कि मेरे पिता, मेरे भाई या मेरे पति मेरे सर्वोपरि हैं, तो आखिरकार वही फॉलो हो रहा है। तो डेफिनेटली जब हम इस प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से बात कर रहे हैं, स्कूलों में भेदभाव पे बात करेंगे, स्कूलों में बराबरी के ऊपर बात करेंगे। अब देखिए, भारत देश में ये कानून तो है कि माँ के नाम से बच्चों को जाना जा सकता है, पर कितनी माँ के नाम से जाना जाता है ना। तो अब आप चले जाइए हॉस्पिटल में, आपके पति के बारे में बिना पूछे आपको कई ट्रीटमेंट ऐसी है जो आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ें धीरे धीरे बदलाव की ज़रूरत है। और मैं बार बार कहती हूँ कि जितनी लोगों तक जानकारी होगी उतना आसानी होगा बदलाव आने में। तो अच्छा, जब हम जायदाद के या बंटवारे की बात करते हैं तो सभी जानते हैं कि पहले सिर्फ भाइयों में या फिर आपस में जो भी लोग हैं उनमें ही बंटवारा होता था, लेकिन अब कानून ने कहा है कि बेटियों को भी उन्हें उनका हक जो है वो दिया जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि वाकई उन्हें उनका हक दिया जा रहा है? क्योंकि ज़्यादातर लोग कानून का ही सहारा लेते हैं, तब जाके उन्हें उनका हक मिलता है। जी, जैसा कि आपने कहा कि कानून में बदलाव आया है, तो कानून को जब ज़रूरत पड़ी, जब कानून को लगा कि अब हमें स्टेप इन करना पड़ेगा क्योंकि समाज तो दे नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कानून की ज़रूरत पड़ेगी। और जब तक कानून है, जब तक कानून यहाँ पे ढाल बन के है, तब तक मैं मानती हूँ कि हाँ, तब तक तो इक्वल राइट्स एटलीस्ट इनहेरिटेंस में ज़रूर मिलते रहेगा। और वो चेंज आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा कि बिना किसी महिला को कोर्ट जाए, बिना भी अगर उसे उसका राइट मिल जाए, तो वो बहुत ही प्रोग्रेसिव सोसाइटी का साइन होगा। बट उसमें मुझे लगता है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी कुछ दिन हमें इस कानून का सहारा लेना ही पड़ेगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कई बार कानूनी लड़ाई जो है वो बहुत लंबी हो जाती है, तब तक शायद उस महिला को ज़रूरत भी ना हो उस संपत्ति की? बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा फैक्ट है हमारे जुडिशल सिस्टम का। लेकिन ये एक अलग मुद्दा हो जाता है, पेंडेंसी ऑफ केसेस और कितना टाइम होता है केसेस को रिजॉल्व करने में, वो एक अलग मुद्दा हो जाता है। लेकिन कानून यहाँ पे अपना काम कर रहा है, वो उसे एक प्रोटेक्शन दे रहा है महिलाओं को कि जस्ट बिकॉज आप एक महिला हैं तो ऐसा नहीं कि आप इनहेरिट नहीं कर सकते हो अपने फादर की प्रॉपर्टी या अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को। उस तरीके से वो एक प्रोटेक्शन दे रहा है। ऑब्वियसली केसेस रिजॉल्व होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, बट वो एक अलग मुद्दा है जिस पर मैं नहीं जाना चाहूँगी। अच्छा, और कौन कौन से अधिकार हैं जो कानून ने महिलाओं को दे रखे हैं? मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ज़रूर उससे अवगत कराएं। जैसा पहले मैंने मेंशन कर दिया था, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है जिसके तहत बोला गया है कि जो भी काम एक महिला करे या एक पुरुष करे, उसे उसके लिए इक्वल वेतन मिलना चाहिए। दूसरा आता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। इसके अकॉर्डिंग बोला गया है कि महिलाएं जो हैं पहले 12 हफ्ते दिए गए थे, अभी 16 हफ्ते आफ्टर डिलीवरी या फिर प्री डिलीवरी वो लोग ले सकती हैं एज मैटरनिटी बेनिफिट। फिर आता है कि इवन अगर कोई लेडी अडॉप्ट करे किसी बच्चे को तो भी वो मैटरनिटी बेनिफिट का फ़ायदा उठा सकती है। तो फिर आता है हमारा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, जो कि बहुत बड़ा मैं से शील्ड मानती हूँ जो कि कानून ने प्रोवाइड किया है फॉर वुमेन, क्योंकि ये उन सारी महिलाओं को प्रोटेक्ट करता है जिन्हें डाउरी के लिए प्रताड़ित किया जाता था, जिन्हें डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, जिनके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता था।
तो ये भी एक बहुत बड़ा कानून, एक बहुत बड़ा स्टेप मैं ऐसे मानती हूँ। फिर आता है आपका सेक्सुअल हरासमेंट के लिए। किसी भी ऑफिस में अभी मैंडेटरी कर दिया गया है कि जहाँ भी महिलाएं एम्प्लॉयड हैं वहाँ पे एक सेक्सुअल हरासमेंट सेल ज़रूर होना चाहिए जहाँ कि वो अपना कंप्लेन रजिस्टर करा सकें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं इसे मानती हूँ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स इक्वालिटी जो कानून ने लाया गया है। रेशमा जी, आप गांव में जाती हैं, कई महिलाओं को जागरूक करती हैं, उन्हें उनके हक अधिकार के बारे में बताती हैं, शहरी क्षेत्रों में भी आप बहुत काम करती हैं। क्या आपको लगता है कि शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में आज भी महिलाएं जो हैं वो समझ नहीं पा रही? क्योंकि शहरी क्षेत्रों में जाहिर सी बात है कि एजुकेशन लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं आज भी समझ पा रही हैं कि हाँ उन्हें उनका अधिकार जो है वो मिलना चाहिए, या आज भी वो अपने उसी पुराने ढर्रे पर जीवन गुजार रही हैं? देखिए, ग्रामीण और शहरी में महिलाओं की स्थिति को कंपेयर करना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि ऐसा नहीं कह सकते कि शायद ग्रामीण महिलाएं, आप कई चीज़ों में ये भी देख सकती हैं कि भ्रूण हत्या जैसी जो घटनाएं हैं आपको ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम मिलेगा, जबकि शहरी क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, पर मुझे लगता है कि ज़्यादातर जिनकी जहाँ तक पहुँच है, जैसे आपने कहा अभी जस्ट बात करी कि प्रॉपर्टी राइट है ना, तो जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं उनके पास इंटरनेट का एक्सेस है, उनके पास बाकी कानूनों का एक्सेस है, तो वो शायद अपने भाइयों से मांग लेती हैं या लेने के लिए लड़ाई लड़ लेती हैं। पर ग्रामीण महिलाओं के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, ना ही उनकी वो अंडरस्टैंडिंग है, तो वो कहीं ना कहीं गैप आपको दिख जाएगा। तो ये तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी से जुड़ा हुआ सवाल है कि भाई जिसको जितना अपॉर्चुनिटी मिला उस हिसाब से वो बराबरी के लिए अपने लिए आवाज़ उठा सकती है या उसके खिलाफ आपने बहुत काम किया है। मैं चाहूंगी कि आप जरूर ऐसे कुछ उदाहरण हमारे दर्शकों के सामने रखें। उदाहरण की बात करें तो कुछ चीज़ों में थोड़ा सा पीछे ले जाऊं आपको कि आप देख लें कि क्या भारत देश में महिलाएं राजनीति में नहीं रहीं। बहुत सारी महिलाएं राजनीति में रहीं, लेकिन हमारे देश में प्रधानमंत्री कितनी बनी, हाँ, कितनी राष्ट्रपति बनी, अभी जो हमारे मुर्मू मैम है उसके साथ दूसरी राष्ट्रपति बनी है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है या उस तक वो रास्ता जो बनाना, वहाँ तक पहुँचने के लिए महिलाओं के लिए जो आसान रास्ता बनाना है, क्या हम उस दिशा में काम कर रहे हैं? हमारा पूरा सिस्टम, चाहे वो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है या विधायिका है, तीनों कोई भी सिस्टम क्या उस तरफ काम कर रहा है, उसको भी देखने की ज़रूरत है। तो कुछ उदाहरण, जैसे अभी आपने देखा कि कई राज्यों में महिलाओं के पंचायत चुनाव में 50% का रिजर्वेशन हो गया। तो आप देखिए कई महिलाएं गांव से निकल कर आ रही हैं और राजनीति क्षेत्र में आगे बढ़कर भाग ले रही हैं। शुरुआती में जब हम काम करते थे तो हम लोग देखते थे कि एमपी होते थे, मुखिया पति होते थे, है ना, पर अब वही मुखिया खुद से बात करती हैं, खुद गाँव के विकास की बात करती हैं। तो ऐसी कई उदाहरण हमारे देश में भी हैं जो महिलाओं को बराबरी की तरफ अग्रसर कर रही हैं और महिलाएं बढ़ चढ़ कर उसमें भाग ले रही हैं। एजुकेशन आपके लिए कितना मैटर करता है कि हाँ महिलाएं अगर एजुकेटेड होंगी तो ही वो जान पाएंगी कि उनका अधिकार क्या है, और जो एजुकेटेड नहीं है शायद वो ना जान पाए। एजुकेशन तो एक महत्वपूर्ण अंग है किसी भी व्यक्ति के पूरी तरीके से डेवलपमेंट के लिए, जिसको संपूर्ण विकास आप कहती हैं, तो उसमें शिक्षा महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में हम अगर वो ले कर चलें तो शायद सबको शिक्षा देना हमारे लिए संभव भी नहीं हो पाएगा। तो ज़रूरी है कि इन मुद्दों पर जितना ज़्यादा अवेयरनेस किया जा सके। जैसे अब जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें कई लोगों को पंचायती राज विभाग के द्वारा और अन्य कई विभागों के तरह, या फिर झारखंड सर्विस लीगल अथॉरिटी जो है उनके द्वारा, अन्य राज्यों में भी जो SLSA है, वो लोग ये करते हैं कि उनसे संबंधित जो भी कानून है या फिर उनसे संबंधित उनके जो अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उन सब चीज़ों पे उनको अवेयर करते हैं। तो एजुकेशन के साथ अवेयरनेस, जैसे आप ये नहीं समझें कि कोई व्यक्ति ग्रेजुएट है तो वो अपनी वाइफ के साथ या अपनी बहन के साथ या अपने घर में रहने वाली फीमेल के साथ वायलेंस नहीं करेगा, और कोई अनपढ़ है तो वो वायलेंस करेगा ही। ये सोच रखना हम लोगों को थोड़ा बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये प्योरली माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आप औरत को किस तरीके से देखते हैं। औरत को हमेशा दोयम दर्जे से आपने अगर अपने परिवार में देखा और समझा है तो आप पढ़े लिखे होंगे तब भी बहुत वायलेंस कर सकते हैं, आप अनपढ़ होंगे तब भी बराबर। यहाँ पर शायद किताबी ज्ञान से ज्यादा आपका मौलिक ज्ञान और नैतिक ज्ञान काम आएगा। मानसिक विकास आपका बहुत ज्यादा जरूरी है कि मतलब बराबरी की तरफ जो बढ़ने वाले कदम है उस पर आपकी चिंतन कितना है वो ध्यान में रखना जरूरी है।
ग्रामीण महिलाएं भी अपने हक की लड़ाई के लिए, उन्हें भी कई लोग बोलते हैं कि अरे कानून का सहारा लो तो ही कुछ बात बनेगी, या फिर जो शहर में हैं उन्हें तो पता ही है कि हाँ जब तक हम कानूनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे शायद हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है, एक सर्वे के हिसाब से ऐसा देखा गया है कि अभी भी ग्रामीण से ज़्यादा शहरी महिलाएं ही कानून का सहारा लेती हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत करेक्ट आपने बोला है कि अभी भी महिलाएं जो हैं, जो भी कानून को अप्रोच करती हैं, जो भी कानून की तरफ आती हैं मदद मांगने के लिए, वो ज़्यादातर अर्बन सिटीज़ को ही बिलोंग करती हैं। और उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि मोस्ट ऑफ दीज वुमेन, ये लोग इंडिपेंडेंट होती हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होती हैं, मेंटली दे आर इंडिपेंडेंट। उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो अपने पति से पैसा ले तभी वो कोर्ट आए। लेकिन अगर आप ग्रामीण महिलाओं को देखें, उनके पास इतना पैसा ही कहाँ होगा कि वो किसी वकील को अप्रोच कर पाए। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यहाँ पे बहुत बड़ी बात आ जाती है। और दूसरा अवेयरनेस, उन्हें पता है जो अर्बन सिटीज़ से आ रही हैं, उन्हें पता होता है कि उनके क्या राइट्स होते हैं, उन्हें पता होता है कि कहाँ पे क्या ऑफेंस बनता है, कहाँ पे वो कानून का सहारा ले सकती हैं, कहाँ पे वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से ग्रामीण महिलाएं बहुत हद तक, मैं मानती हूँ, वंचित रह जाती हैं। और अगर उन्हें पता भी होता है कि हाँ ये कानून है, तो उन्हें सही रास्ता नहीं पता होता कि कैसे अप्रोच किया जाए। जैसे बहुत बार ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे अगर कोई महिला अगर अपने पति के अगेंस्ट कोई FIR दर्ज कराने जा रही है, तो वो थाना प्रभारी उसे रिफ्यूज़ कर देता है और उस बेचारी को पता नहीं होता कि वो उसका राइट है कि FIR रजिस्टर हो। वो वापस घर चली जाती है ये मान करके कि मेरा FIR तो रजिस्टर हो ही नहीं सकता है। तो इन सब चीज़ों पे हमें अवेयर करना लीगली, मैं मानती हूँ कि बहुत ज़रूरी है। हम बहुत बार कानून हम बहुत तरीके से बता देते हैं कि हाँ आपका ये कानून है, ये कानून है, लेकिन उस कानून का रास्ता आप वहाँ तक कैसे पहुँचो ये बताना भी बहुत ज़रूरी है, जो अभी तक नहीं हुआ है हमारे देश में। तो इकोनॉमिकली आपने बात की कि ऑब्वियस है जो इंडिपेंडेंट महिलाएं हैं, चाहे वो ग्रामीण परिवेश से क्यों ना जुड़ी हों, लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो वो सीधे कानून का सहारा ले लेती हैं। लेकिन इन केस अगर कोई महिला इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हो, वो किसी भी परिवेश से आ रही हो, वो ग्रामीण परिवेश से हो या शहरी परिवेश से, इन केस वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, तो कानून ने या फिर हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा क्या प्रावधान किया है कि वो भी कानून का सहारा ले सके निःशुल्क? हाँ जी, हमारे कानून में लीगल एड का प्रावधान है कि अगर कोई भी महिला अप्रोच करती है, पहली बात तो कि कंप्लेन रजिस्टर जो कंप्लेन करता है या जो इन्फॉर्मेंट हम जिसे कहते हैं, उससे पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोर्ट स्टेट एम्प्लॉय करता है प्रोसिक्यूटर्स को, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, उन्हें हमें जो भी इन्फॉर्मेंट होती है, जो भी विक्टिम होती है, उन्हें उसे पे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और अगर कुछ होता भी है तो लीगल एड का प्रावधान ज़रूर है। और जैसा कि मैम के बारे में आपने बताया समाज सेविका, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस फील्ड में बहुत काम कर रहे हैं और बहुत हद तक मदद भी मिल रही है। सरकार ने क्या कुछ पहल, बहुत सारी चीज़ें सरकार ने की हैं, जागरूकता भी चलाया जा रहा है, बावजूद इसके अभी भी हम 1-2 पायदान ही आगे आए हैं, अभी भी मैच नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को। आप लोग बहुत ज़्यादा काम करती हैं, सरकार भी अपने तरीके से काम कर रही है, और किस तरह के अवेयरनेस की ज़रूरत है, या फिर और सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए कि महिलाओं को उनका राइट जो है, उनका हक, उनका अधिकार सब कुछ मिल सके आपके हिसाब से? देखिए, कई चीज़ें हो सकती हैं जो अवेयरनेस, तो बार बार हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए जैसे आपने कहा कि इस पॉइंट पे कि कानूनी अधिकार वो कैसे ले सकती हैं, तो ज़्यादातर जो हमारे यहाँ DLA से है, जिला सेवा विधिक प्राधिकार, वहाँ से कोई भी महिला फ्री में अपने लिए लॉयर ले सकती है। लेकिन कितने लोगों को पता है कि वो डायरेक्टली जाएंगी और वहाँ पे लॉयर मिल सकेगा? थाना में FIR कराना ही एक बड़ा चैलेंज हो जाता है, तो बाकी की तो बात ही दूर है। तो ये जो सिस्टम है, सिस्टम को अगर हम जिस तरीके से ऑन पेपर या ऑन लॉ जो कहता है उस तरीके से अगर चलने लगे, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे अधिकार महिलाओं को मिल जाएंगी। रही बात बराबरी की, तो बराबरी की बात तब तक नहीं पूरी होगी जब तक कि हमारे क्या एक कविता आप पढ़ती होंगी और मैं हर बार कहती हूँ कि पापा का पैसा गोल और मम्मी का रोटी गोल, है ना। जब तक हम ये पढ़ते रहेंगे तब तक मुझे लगता है कि बराबरी में हम थोड़े पीछे ही रहेंगे। तो कई प्रोग्राम, जैसे आप देखें कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर सुकन्या समृद्धि योजना, ऐसी कई योजना हमारे देश में चल रही हैं जो कि लड़कियों के बेहतर कल के लिए तैयार कर रहा है या उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी खोल रहा है। तो ऐसे ही कार्यक्रमों को हमको आगे चलाने की ज़रूरत है और बिल्कुल सभी जो सरकारी या गैर सरकारी संगठन दोनों की ही जिम्मेवारी है कि महिलाओं में वो जानकारी पहुंचा सके। बिल्कुल, मैं कम शब्दों में चाहूँगी कि आप दोनों ही एक एक करके
महिलाओं के लिए एक ऐसा मोटिवेशनल लाइन जो है वो ज़रूर बोले कि हर महिला अपने अधिकार को समझ सके। आकांक्षा जी, पहले आप। हमें सबसे पहले अपने मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा कि हमारा हक है, कोई आपको आपका हक प्लेट में नहीं ला करके देगा, आपको लड़ना पड़ेगा। मैं मानती हूँ कि हमारी लड़ाई काफ़ी लंबी चलने वाली है, लेकिन एक कदम चल के तो देखिए, ज़रूर हम ये जंग जीतेंगे। ओके, मैं ऐसी कवि टाइप तो नहीं हूँ कि मैं कुछ तुरंत आपको कह सकूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम महिलाओं को जब हम ये मानते हैं कि 50% हम किसी भी देश में अपनी जनसंख्या रखते हैं, मैं भारत को ध्यान में रखते हुए बोल रही हूँ, तो हमें अपनी लड़ाई के लिए उतना ही लड़ना पड़ेगा और संघर्ष करेंगे तभी शायद मिलेगा, क्योंकि जो व्यवस्था है उसमें बिना संघर्ष किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। तो संघर्ष करें, सभी लोग साथ में हैं, हम एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बहुत अच्छी बात इन दोनों ने ही कही है कि संघर्ष ज़रूर कीजिए। बराबरी का अधिकार तो महिलाओं का है ही, कानून ने ये बराबरी का अधिकार दिया है। जब हम अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, जब हम सच होते हैं, तो उस सच को कोई नहीं झुठला सकता। भले ही हम पुरुष प्रधान समाज में रह रहे हों, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि महिलाओं के बिना समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो फिर जब हम उस समाज की कल्पना नहीं कर सकते, तो फिर कैसा पुरुष प्रधान समाज। तो अगर महिलाओं के बिना ये समाज पूरा नहीं हो सकता, तो जाहिर सी बात है कि आप बराबर हैं। पुरुष और महिला एक समान हैं, बस सोच बदलने की ज़रूरत है, और वो सोच न केवल दिल से बदलें, दिमाग से भी बदलें। क्योंकि जिस दिन आपका दिल और दिमाग दोनों राज़ी हो जाएगा कि हाँ, महिला और पुरुष एक हैं, उस दिन वाकई उन्हें उनका अधिकार मिल जाएगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।